नमस्कार, मैं रेशु त्यागी आप सभी का आज के स्वदेश कॉन्क्लेव में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। स्वदेश जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियाँ स्वदेश प्रेम के महत्व को बताने के लिए उपयुक्त हैं। स्वदेश प्रेम वैसे तो मन की भावना है, फिर भी हमारी क्रियाकलापों से इसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। स्वामी राम तीर्थ जी की एक बात का अनुसरण करते हुए हम सब आज यहाँ उपस्थित हैं। देश हित के लिए प्रयास करना ही विश्व की शक्तियों या देवताओं की आराधना है। स्वामी जी की दृष्टि से यह आयोजन महज कार्यक्रम नहीं बल्कि एक आराधना है, क्योंकि ये कार्यक्रम देश हित के अपने दायित्व का ही पालन है। आज के कार्यक्रम में हम न सिर्फ भारत के भविष्य का आभास प्राप्त करेंगे बल्कि उस प्रक्रिया को तार्किक रूप में समझेंगे भी। इसके साथ ही हम विभिन्न क्षेत्रों को अपनी प्रतिभा व प्रतिबद्धता से नया आयाम देने वालों को विभूषित भी करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। विज्ञान भवन के इस प्रांगण में तीसरे स्वदेश कॉन्क्लेव 2022 का आज शुभारंभ हो रहा है। और कहते हैं कि आकाश गंगा में जिस तरह से अनगिनत तारे होते हैं, ठीक वैसे ही आज विज्ञान भवन में ऐसा लग रहा है जैसे पूरी आकाश गंगा उतर आई है। और अब हम आपको बताते हैं अपने जूरी, सहयोगी और अवार्डी के बारे में। स्वदेश सम्मान यानी मेकर्स ऑफ इंडिया उन भारतीयों का सम्मान है जो देश के हित में सदैव लगे रहे हैं। इन सम्मानित विभूतियों का चुनाव एक विशेष जूरी ने किया, जिसकी शोभा बढ़ाई पद्मश्री प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ने, जो एक कानूनविद हैं। 2011 में आपको भारत सरकार द्वारा भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री प्रवीण एच पारेख, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं। आप 6 बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2012 में श्री पारेख को चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री सोमा घोष, आप शहनाई के उस्ताद, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां की दत्तक पुत्री और मशहूर गायिका हैं। 2016 में कला के क्षेत्र में योगदान के लिए आपको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। श्री प्रदीप राय, आप बालाजी फाउंडेशन के चेयरमैन और वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। श्री राय के पास भारत के सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, आयोगों, नियामक निकायों और न्यायाधिकरणों से जुड़े रहने का 25 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। श्री विमल जुल्का, आप पूर्व CIC यानी मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं। IAS अधिकारी के रूप में आप रक्षा मंत्रालय, नागरिक उड्डयन, सूचना और प्रसारण, विदेश मामलों, वित्त, वाणिज्य और जनसंपर्क मंत्रालयों में कार्यरत रहे हैं। डॉक्टर ज्ञानेश्वर मनोहर मुले, आपने भारतीय विदेश सेवा में 1983 से 2019 तक राजनयिक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। आप न्यूयॉर्क में भारत काउंसिल जनरल और मालदीव में भारत के उच्चायुक्त रहे। इंद्रजीत पदवार, आप एक जाने माने पत्रकार और उपन्यासकार हैं। वर्तमान में आप भारत की पहली पॉलिटिको लीगल साप्ताहिक पत्रिका इंडिया लीगल के प्रमुख हैं। स्वदेश सम्मान के लिए एक निर्धारित नामांकन की प्रक्रिया हुई और उसके आकलन के बाद इसे प्रदान किया गया। कहते हैं जब नीति और नियत एक दिशा में लगी होती है तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। और आज स्वदेश कॉन्क्लेव 2022 जिस मुकाम पर पहुंच रहा है, उसका श्रेय APN न्यूज़ की मुख्य संपादक श्रीमती राजश्री और इसके साथ ही प्रदीप राय जी को जाता है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा APN न्यूज़ की मुख्य संपादक श्रीमती राजश्री जी को कि वो कृपया मंच पर आएँ और अपने विचार व्यक्त करें। श्रीमती राजश्री जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत
आप सबों का इस ऐतिहासिक हॉल में और इस ऐतिहासिक दिन पर। 80 साल पहले भारत छोड़ो आंदोलन की जो गूंज इस देश में सुनाई दी थी और उसी दिन शायद भारत का नया इतिहास लिखा गया और अंग्रेज़ों ने इस देश को छोड़ने का जो मन नहीं बना रहे थे वो हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने उन्हें कुछ इस कदर मजबूर किया कि वो इस देश को यहाँ से छोड़कर गए भी और वहाँ से शुरू हुई तवारीख की नई इबारत। और ये इबारत आज 75 साल पूरे कर चुकी है। आज हम सभी इस ऐतिहासिक हॉल में इसी इबारत को उत्साहपूर्वक, जिसको कहा जाए, सेलिब्रेट करने के लिए और एक दूसरे के साथ जुड़कर इस देश को बनाने में हम सबों का जो योगदान रहा है उसको समझने के लिए और उसको एक तरह से एक उत्सव में बदलने के लिए हाजिर हुए हैं। स्वदेश कॉन्क्लेव जो ये नाम है, इस नाम से ही आप समझते होंगे और एक एहसास आपको आना चाहिए, स्व है इसमें। एक पत्रकार होने के नाते, एक संस्था को देखने के नाते आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस बात से तमाम लोग इस हॉल में जितने लोग भी बैठे हैं ये ज़रूर आजकल समझते हैं कि मीडिया एक ऐसी जगह आजकल हो गई है जहाँ एक तरफा संवाद होता है। हम बोलते हैं, आप सुनते हैं। हमारा मंच और ये कॉन्क्लेव दोनों ही वो मंच है जहां हम दोनों बोलेंगे और हम दोनों सुनेंगे, यानी आपके विचार भी उतने ही महत्वपूर्ण हमारे लिए होंगे जितना हमारे नेताओं के, जितना हम मीडिया वालों के। और सबसे राहत की बात यह है कि यहाँ कोई शोर शराबा नहीं होगा, चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, बातें करनी है और बातों के माध्यम से एक नई राह निकालनी है, वो राह जो आने वाले 25 सालों को प्रशस्त करने वाला है। पूरा देश 100 साल की कल्पना कर रहा है और इस 100 साल की कल्पना में हम और आप कहाँ हैं, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस कॉन्क्लेव में। हमने इस अवार्ड का नाम रखा स्वदेश सम्मान मेकर्स ऑफ इंडिया। ये 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, उन लोगों का सम्मान है जो भारत को बना रहे हैं। और हमारे तमाम अवॉर्डीज़, आपको जानकर खुशी होगी, किसी न किसी तरह से अपने अपने काम से 140 करोड़ जनता की सेवा कर रहे हैं। भारत की हर एक उस जनता का सम्मान है जो मंच पर आकर अपने कर्तव्य नहीं दिखाती है, लेकिन धीरे धीरे, झीने झीने कर कर भारत के उस चादर को बनाने की कोशिश कर रही है जो आज कई सितारों से जड़ी हुई है और चमक रही है। तो आज इस अमृत महोत्सव पे जब हम अमरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इस वक्त हम सभी के विचार किस तरह से सबके सामने आएंगे ये बहुत समझना ज़रूरी है। और यहाँ पर एक मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि हम सबों को ज़रा संभलने की भी ज़रूरत है। ज़रा इस गुमान में रहने की ज़रूरत नहीं है कि अब क्या 75 साल पूरे हो गए, 100 साल भी पूरे हो जाएंगे। नहीं, चुनौतियाँ बहुत हैं, हम सभी जानते हैं इस बात को। और इसलिए हम लोग जिसको मैं कह सकती हूँ कि इन्फॉर्म्ड लोग हैं, विज्ञान भवन में आकर बैठते हैं, यहाँ पर बैठकर हमारी एक सोच वहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए जो इसी वक्त, जिस वक्त हम अवार्ड की बात कर रहे हैं, सजे धजे एक एयर कंडीशनड हॉल में बैठकर हम बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त एक दूर गांव में एक किसान हल चला रहा होगा और इस बात पर अफसोस कर रहा होगा कि उसके जो अनाज है वो या तो बाढ़ में बह जाएगा या फिर सूखे से उपज नहीं पाएगा। तो हमें उसके बारे में भी सोचना है। हमें ठीक इसी वक्त उस औरत के बारे में भी सोचना है जो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हो रही होगी। हमें उसके बारे में भी सोचना है जो बच्चा अभी स्कूल शायद छोड़ रहा होगा या पढ़ने नहीं जा पा रहा होगा, कहीं रिक्शा चला रहा होगा क्योंकि उसके घर में खाने को भोजन नहीं होगा।
तो मैं इस बात की कोशिश ज़रूर आज करूंगी इस मंच से कि हमारे जो भी नेता हैं, जो भी यहाँ पर आएंगे, वो केवल अपनी बात न कहें, अपनी जिम्मेदारियों को कितना समझते हैं ये हमारे सामने ज़रूर रखें। तो यानी कुल मिलाकर हम सभी मिलकर एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जहां हम और आप एक मंच पर हैं, हम और आप एक विचार पर हैं और हम और आप एक सपने को जीने वाले हैं, और वो सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत और अग्रणी भारत, एक भारत और युवा भारत, एक भारत और सफल भारत, एक भारत और ऐसा भारत जहां हर एक व्यक्ति को उसका संवैधानिक अधिकार मिलेगा और हर एक वो व्यक्ति जो अधिकार को समझता है वो अपने कर्तव्य को निभाएगा। मुदाकरात् मोदकम् मुदाकरात् मोदकम् सदा विमुक्तिसाधकम् कलाधरावतंसकम् विलासी लोकरक्षकम् अनायकैकनायकम् विनाशिदेवदैकम् नताशुभनाशकम् नमामि त्वद्विनायकम् नमामि त्वद्विनायकम् नमामि त्वद्विनायकम्। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। अब मैं आदरणीय प्रदीप सर जी से निवेदन करूंगी कि वो माननीय मंत्री जी को पुष्पदल भेंट करें। सर, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप माननीय मंत्री जी को अंग वस्त्र ओढ़ाकर उनका सम्मान करें। मंच पर मौजूद राजश्री मैम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप माननीय मंत्री जी को पेंटिंग और पुस्तक भी भेंट करें। इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं एपीएन न्यूज़ चैनल की एडिटर इन चीफ राजश्री मैम से आग्रह करती हूं कि वो अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। और बहुत बहुत स्वागत श्री अनुराग ठाकुर जी आपका, मंच पर आसीन सुमा घोष जी, हमारी जूरी मेंबर प्रदीप राय जी और बालाजी फाउंडेशन के चेयरमैन वरिष्ठ अधिवक्ता रणवीर सिंह जी, आप सबों का बहुत स्वागत और तमाम दर्शकगण। इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आप सबों के सामने अपने देश की महामहिम की वो भावना ज़रूर रखना चाहूँगी जो उन्होंने हमारे ही मंच पर रखा था, हमारे ख़ास लीगल कॉन्क्लेव में। एक बार द्रौपदी मुर्मू जी की वो भावना आपके सामने। बहनों, आप जानते हैं कि मैं गांव से आई हूँ, तो गांव के लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ, उनका प्रॉब्लम्स कहाँ है। ज़्यादातर वो लोग 3 जगह जाने पे हिचकिचाते हैं। वो क्या है? थाना, डॉक्टर खाना और कोर्ट। उनको पता है, जो यहाँ बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किए हैं, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। और जानते हैं तारीख पे तारीख जो भी बचा कुचा है वो भी चला जाएगा। अब जानते हैं मैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। गरीब लोगों का जो प्रॉब्लम्स मुझे पता है, इसीलिए मैं थोड़ा
उन लोगों के प्रति ज़्यादा झुकाव मेरे पास मेरा है। बस, और ये जो भावना थी कि उन गरीबों के प्रति हमारी महामहिम का झुकाव, और यही प्रेरणा है आज इस स्वदेश कॉन्क्लेव की। हमारे आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के लिए एक मार्गदर्शक सूत्र जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार। 75 साल पूरे हुए हैं, अमृतकाल आज हम सबके सामने है और एक नया सपना हम सबों की आँखों में है, और स्वदेश कॉन्क्लेव इसी भावना को सबके सामने परिणत कर रहा है। और जब इस कॉन्क्लेव की परिकल्पना हुई अनुराग जी, तो सबसे पहले हमने सोचा कि किस पर सबसे ज़्यादा यकीन किया जाए। इतिहास पर तो हमें गर्व है, बहुत सारे ऐसे पड़ाव हैं जो अभूतपूर्व हैं, लेकिन यकीन किस पर किया जाए, ये जब हमने सोचने की कोशिश की तो हमारे सामने एक ही समाज सामने था, एक ही वर्ग सामने था, और वो वर्ग था युवा वर्ग। युवा वर्ग पर यकीन करके ही हम भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, और इस युवा वर्ग का अगर कोई साक्षात प्रतिनिधित्व करता है तो आप स्वयं अनुराग जी करते हैं। दो विभागों को संभालना, और वो भी ऐसे विभाग जो सीधे सीधे आम जनता से जुड़े हैं, चाहे वो मीडिया हो या स्पोर्ट्स, दोनों ही विभाग को जिस तरह से उन्होंने नई तकनीक और नवाचारों से आज हमारे जीवन का कोई क्षेत्र अप्रभावित नहीं रहा है, और जिस तरह से अनुराग जी ने उसको एक नया मकाम पर ले जाने की कोशिश की है। मीडिया में जिस तरह से आप नए प्रयोग आज देख रहे हैं, हालांकि बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है, और उस बदलाव को आगे बढ़ाने में अनुराग ठाकुर जी जिस तरह से सतत आगे लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रभावी मॉडल सबके सामने गुड गवर्नेंस की होनी चाहिए, उसको एक तरह से ज़मीन पर उतारने की कोशिश हो रही है। उस कोशिश में अग्रणी नाम अनुराग ठाकुर का है, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि एक नई शुरुआत को शुरू करने के लिए सबसे सही नाम आपका था, और इस बात पर मुझे गर्व भी है। आप सबों का बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए और ये मानते हुए कि इस कॉन्क्लेव में मैं बस आपको एक छोटी सी बात बता दूं अपने मुख्य अतिथि को, और वो ये है कि ये कॉन्क्लेव हम संवाद स्थापित करने के लिए कर रहे हैं, विचार स्थापित करने के लिए कर रहे हैं, और इसमें हम मंत्री जी से न केवल उनके विचार जानेंगे बल्कि हमारा आने वाला वक्त कैसा होगा इसकी एक साफ तस्वीर वो हमारे सामने रखेंगे। और इसके पहले कि मंत्री जी को मैं बुलाऊं, मैं बालाजी फाउंडेशन के चेयरमैन प्रदीप राय जी को बुलाना चाहूँगी। अनुराग ठाकुर जी, आदरणीय मंत्री पीएच पारिक सर, सीनियर एडवोकेट, हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के 6 बार के प्रेसिडेंट प्रोफेसर रणबीर सिंह जी, सोमा घोष जी और राष्ट्रीय जी, ये जो महोत्सव 75वां साल हम लोग मना रहे हैं, आज लगभग इसी वक्त 1942 में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, और जब ये नारा दिया गया था उस समय ये माना जाता था कि शायद ये एक सपना देखने जैसी बात हो रही है। और ठीक वैसे ही जैसे कि जितना हम पीछे जाएं इतिहास के अंदर, आप चाहे असहयोग आंदोलन को लें, ये माना गया था चंपारण सत्याग्रह के टाइम में कि शायद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत किसी नागरिक में नहीं है, वो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के वक्त करके दिखाया। असहयोग आंदोलन में सरकार से असहयोग, एक तरह का देशद्रोह, वो आंदोलन करके उन्होंने दिखाया। धीरे धीरे हम कदम आगे बढ़ते गए, और जब 1942 में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन आया, खैर क्विट इंडिया अंग्रेजों ने नाम दे दिया उसका, लेकिन उसका पूरा नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। देश की आज़ादी हुई। अब 75वें साल पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के विकास का और भारत के तरक्की का एक रास्ता दिखाते हुए जब इसके 100 साल पूरे होंगे तो इसकी तस्वीर क्या होगी, उसके ऊपर एक अपना विचार, एक कार्यक्रम तय किया है। अनुराग जी, आप 47 साल के हैं, तो जितने हमारे अतिथि हैं शायद अनुराग जी उस समय बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल में होंगे, और ये उस समय जब भारत की आज़ादी के
100 साल पूरे हो रहे होंगे तो इनका योगदान हम सब देख रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। और जो इनकी क्षमता है, ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, खेल प्रेमी हैं। क्रिकेट में इनका योगदान हम सब जानते हैं, मगर ये बैडमिंटन भी खेलते हैं, रोज कसरत करते हैं। इसके अलावा इनके पास 2 मंत्रालयों का प्रभार है। दोनों मंत्रालय के लोग ये समझते हैं कि हमारे विभाग के ही मंत्री हैं ये, और हमारे विभाग पे ज़्यादा फोकस इनका है। अभी ये प्रधानमंत्री जी को संसद छोड़ के वापस आए, आज संसद चल रहा है, उपराष्ट्रपति महोदय का आखिरी दिन है, इसके बावजूद आप हमारे इस कार्यक्रम में हैं, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। चौथी बार ये लोकसभा के सांसद हैं। सर्वश्रेष्ठ सांसद का, युवा सांसद का पुरस्कार इनको मेरे ख्याल से 2011 में मिला था। और मैं जानता हूं और इस बात का भरोसा करता हूं कि जब हम 100वां साल मना रहे होंगे तो आप सर्वश्रेष्ठ सांसद पूरे दुनिया के साबित हो सकते हैं। आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को हम सब इस देश के विकास में और हम सब इस देश के भविष्य के साथ जोड़ के देखना चाहते हैं। यहाँ पर जो विभूतियाँ मौजूद हैं, जो महानुभाव मौजूद हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत आदर के साथ नमन करते हुए मैं ये कहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम की जो आधारशिला है, खैर मेरा इस संस्था से मैं अध्यक्ष हूँ और कहने को मैं इसमें थोड़ा बहुत योगदान जरूर देता हूँ, लेकिन हम लोग सबसे बड़ा जो काम करते हैं वो लीगल एड पे देते हैं। हमें पूरे देश के अंदर हमारे पास एक अच्छी टीम है जो कि हर कम से कम राजधानी स्तर पे और न्याय में जो कोई भी मदद चाहता है, कई बार ऐसा होता है कि अदालत का मतलब होता है, लोग कहते हैं अ से आओ, द से दो, ल से लड़ो और त से तबाह हो जाओ। तो कम से कम हम उस परिभाषा को थोड़ा थोड़ा परिवर्तित करना चाहते हैं कि न्याय सबके लिए है। और नालसा की स्थापना भी हुई है। नालसा को काफ़ी फंड्स मिलने लगे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन से। आजकल नालसा को भी काफ़ी योगदान मिल रहा है। मीडिएशन की ट्रेनिंग हो रही है। जो गांधी जी ने रास्ता दिखाया था उसी रास्ते पर बढ़ते हुए अब कम से कम अब मीडिएशन की बातें हो रही हैं कि कोर्ट में जाने से पहले मामले को सुलझा लेने की कोशिश की जाए। जो अधिवक्ता हैं उनका भी जो माइंडसेट है, उसी में से एक हमारे जो पुरस्कार पाने वाले लोग हैं, इन सबका योगदान है। आप समाज के हर तबके को प्रतिनिधि देते हैं, हर तबके का आप ध्यान रखते हैं। आप सब लोगों का बेहद आभार हमारे इस पुरस्कार को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि पद्म भूषण पाने के बावजूद अगर आप इस पुरस्कार को स्वीकार कर रहे हैं, पद्मश्री पाने के बावजूद आप स्वीकार कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी गौरव की बात है। मैं आपके और अनुराग जी के बीच में नहीं आऊँगा, क्योंकि ये सबसे, हम सारे जितनी जो भीड़ बैठी सबसे युवा भी हैं और सबसे स्मार्ट भी हैं। तो सबसे पहले अनुराग जी का हम स्वागत करेंगे और अनुराग जी को हम लोग सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं। कम उम्र में आपको बड़े कामों के लिए जाना जाता है। हमेशा से क्रिकेट में आपकी काफी दिलचस्पी रही है। 2019 में आपको सांसद के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामाजिक कल्याण, विशेष रूप से हेल्थ केयर, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर का भी सम्मान दिया गया। आपको ग्लोबल फंड ने टीबी हारेगा देश जीतेगा आह्वान के तहत जागरूकता पैदा करने और मल्टी स्टॉक होल्डर पहल तैयार करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की श्रेणी में अपना ग्लोबल चैंपियन बनाया। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्रीमती राजश्री राय जी, श्री प्रदीप राय जी, पद्मश्री सोमा घोष जी, पद्मश्री श्री प्रवीण पारेख जी, उपस्थित सभी अवॉर्डीज, आदर के योग्य मेरे सभी प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो राजश्री जी आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने आज़ादी का अमृत महोत्सव इसको लेकर शानदार कार्यक्रम का आयोजन भी किया है और सभी युवा साथियों का आभार प्रकट करता हूं जो इसमें सहभागिता निभाने यहाँ पर आए हैं। आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं।
ये सही है कि आज भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है। ये हम सबके जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। आज़ादी के 75 वर्ष। हम में से किसी ने भी आज़ादी दिलाने के लिए ना कोई योगदान दिया, ना बलिदान दिया, लेकिन जिन लोगों ने अपना योगदान और बलिदान दिया उनको याद करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। और क्या कष्ट सहे होंगे वर्षों वर्षों तक, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। 14 अगस्त को देश भर में विभाजन विवशिका दिवस मनाया जा रहा है, ताकि आज की युवा पीढ़ी को उस समय किस तरह के अत्याचार देश में बंटवारे के समय हुए, किन परिस्थितियों से लोगों को गुजरना पड़ा, और सरहद के उस पार से जब बहुत सारे परिवार सीमा के इस पार आए तो किस तरह से उनका जीवन व्यतीत हुआ, किस तरह से वो चलकर आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। उसके लिए भी हम एक प्रदर्शनी अगले कुछ दिनों के अंदर दिल्ली और देश के अलग अलग स्थानों पर लगाने वाले हैं। मेरा युवा साथियों से इतना अनुरोध जरूर रहेगा, हर घर तिरंगा, ये भी अभियान चलाने की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, और आप सबसे आग्रह किया है कि देश में जितने भी घर हैं, हर परिवार अपने घर की छत पर, बालकनी पर, जहां पर भी आप रहते हैं, तिरंगा झंडा 13 अगस्त से 15 अगस्त तक जरूर लहराएं, ताकि पूरी दुनिया को पता चले भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है। ये संदेश हम देश के कोने कोने से, देश के कोने कोने से दें। और मेरा अनुरोध रहेगा आप सबसे, कृपया करके इसका इंतज़ार ना करें कि कोई आएगा आपको तिरंगा झंडा अपनी तरफ से देगा। नहीं, ये हमारा देश है, हम भारत के निवासी हैं और हम अपने आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं। ऑनलाइन हम अपना ऑर्डर करके या किसी दुकान से लेकर हम स्वयं 30 रुपये खर्चने के लिए सक्षम हैं। हम स्वयं तिरंगा झंडा खरीदेंगे भी और अपने घर की छत पर झंडा लगाएंगे भी। ये सबको सुनिश्चित करना है। आप देखिए, वातावरण बहुत अलग नजर आएगा। आप में से कितने ऐसे मेरे युवा साथी हैं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपने उस पर अपना जो डिस्प्ले पिक्चर है वो तिरंगा झंडा कर दिया है? कितने हैं? अवार्डीज वाली तरफ से हाथ तो उठ गए, थोड़े इस तरफ से रह गए, और जिन्होंने आधा अधूरा किया, मैं समझ सकता हूं इस कार्यक्रम के अंत तक वो पूरी तरह से डिस्प्ले पिक्चर अपना तिरंगा झंडा कर देंगे, ऐसा विश्वास मैं यहां से लेकर जा रहा हूं। मुझे राजश्री जी 2010 में मैं दूसरी बार सांसद बना था। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। उस समय मैं सांसद भी था। पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन इसी समय का टाइम था, यानी कि अगस्त का ही महीना होगा। कश्मीर से रोज खबर लगती थी, आज इतनी पथराव की घटनाएं हुई, इतने लोग घायल हुए, इतने सैनिक घायल हुए। और मैं रोज सोचता था एक ऐसी जगह है जहां पर रोज पत्थर चलते हैं, रोज सैनिक घायल होते हैं, ऐसा क्यों होता है? और दूसरी ओर चिंता फौज ये व्यक्त करती थी कि उस समय की यूपीए की सरकार आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव लाने वाली है, कश्मीर को और स्वायत्तता देने वाली है, और हमारे सैनिकों पर और प्रॉब्लम्स खड़ी होने वाली हैं। लेकिन कोई सांसद संसद में नहीं बोलता था। मैंने सदन के बहुत सारे सदस्यों से सिग्नेचर भी कराए। इंडिया फर्स्ट कार्यक्रम देश भर में चलाया, कार्यक्रम युवाओं के बीच में जाकर किए, और कलकत्ता से कश्मीर ये यात्रा मैंने शुरुआत की 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस को लेकर। और कलकत्ता से कश्मीर इसलिए की कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली से उनकी बलिदान स्थली तक की ये यात्रा होगी, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इकलौते ऐसे नेता थे
जिन्होंने आजाद भारत आजाद ही हुआ था, पहली सरकार बनी थी, उसमें उद्योग मंत्री थे। बहुत कम आयु में, सबसे कम आयु में वो वाइस चांसलर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बने। ये सब होते हुए संपन्न परिवार से आते थे। उन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ा कि मैं अपने देश के अंदर जम्मू कश्मीर राज्य में परमिट लेकर क्यों जाना पड़ता है। उस समय जम्मू कश्मीर में परमिट लेकर जाना पड़ता था। उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, उनको गिरफ्तार किया गया था और उनको जेल में डाला गया। संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई थी। आज तक उसके बारे में पता नहीं चला कि क्या कारण रहे। मैंने भी वो यात्रा इसलिए शुरू की कि जिस राज्य में तिरंगा झंडा फहराने पर बवाल खड़ा हो जाता है, जहां पर भारत के सैनिकों पर पथराव हो जाता है, जहां पर मुकदमे दर्ज करने का हर बार प्रयास किया जाता है, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए या उसको ज्यादा स्वायत्तता देने के प्रयास चल रहे हैं, तो इसके लिए आवाज कौन उठाएगा। जब मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं यात्रा करने वाला हूं, तो मीडिया के मित्रों ने मुझे कहा कौन आएगा तिरंगा के लिए, कौन आएगा राष्ट्रीय एकता के लिए, ये 21वीं शताब्दी है, कौन आने वाला है। लेकिन वो 14 दिन 12 जनवरी से 26 जनवरी तक की वो यात्रा, आज मैं इस मंच से खड़ा होकर कह सकता हूं, कलकत्ता में अगर 20,000 लोग होंगे, नितिन गडकरी जी ने उसका उद्घाटन किया था, तो जैसे ही वो यात्रा की शुरुआत हुई, देश के अलग अलग राज्यों से होकर गुजरी, माधोपुर जहां पर जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, पंजाब का माधोपुर का इलाका और जम्मू कश्मीर में जम्मू में एंट्रेंस करते हुए वहां तारें लगा दी गई, फेंसिंग कर दी गई, पुलिस की पूरी भरमार, हजारों लोग खड़े कर दिए गए कि हम लोग अंदर ना जा सके तिरंगा झंडा फहराने के लिए। क्या आप अपने देश में ऐसी कल्पना कर सकते हो कि आपको दिल्ली के किसी मोहल्ले में या छत्तीसगढ़ में, बंगाल में या नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर ऐसी स्थिति पैदा हो? वो ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई? क्योंकि अनुच्छेद 370-35 से देश में था, जम्मू कश्मीर में था। आर्टिकल 370 and 35A that restricted the entry, that given them the special status, and that is why there was a divide in a way when they think they have the special rights. और उसी को खत्म करने के लिए तो मैंने किसी को कहा, ये तिरंगा जिसको आप कहते हो कि चंद गज का कपड़ा है, ये चंद गज का कपड़ा नहीं, इस तिरंगे में वो ताकत है जो 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने का काम करती है। और जब कोई भारत का सैनिक भी, अगर कारगिल युद्ध की बात करूं, अगर टाइगर हिल पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने वापस जाकर कुछ लगाया था, तो तिरंगा झंडा लगाकर ही कहा था, ये दिल मांगे मोर। वो भावना भारत के युवाओं की ही थी। ये मात्र घर के ऊपर कोई झंडा लगाने की बात नहीं, भारत ने जिसको अपने देश का झंडा स्वीकारा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और मुझे आज भी याद है कि मुझे जब गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार किस लिए किया गया कि मैं जम्मू कश्मीर में एंटर कर रहा हूं तिरंगा झंडा लगाने। मेरे साथ उस समय के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा के अरुण जेटली जी और लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुषमा स्वराज जी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 10-10, 12-12 दिन पहले से कश्मीर में अलग अलग स्थानों पर जाकर रुके थे और लाल चौक पर जाकर तिरंगा झंडा फहराने का काम भारत के युवाओं ने उस समय भी किया था। आज तो हमारा सौभाग्य ये है, और उस समय की कभी कोई रिकॉर्डिंग निकाल कर देखे तो उनके साथ क्या अत्याचार नहीं हुए। कईयों के शरीर पर नील के निशान इतने थे कि इतने डंडे मारे गए, किसी के हाथ तोड़ दिए गए, किसी की टांग तोड़ दी गई, केवल अपने देश में तिरंगा झंडा फहराने के लिए। अनुच्छेद 370-35 एक बड़ा विषय बन गया था। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि जब हम 2019 में आपके सहयोग से सत्ता में आए और मोदी जी फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री बने, अनुच्छेद 370-35 को सदा सदा के लिए जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। अब आप निर्भीक होकर जा सकते हो। ये कहने के लिए छोटी बात लगती है, लेकिन वर्षों तक देश ने झेला है इसको। और यही नहीं, 2019 अगस्त 5 और 6 अगस्त की अगर मैं बात करूं, जब लोकसभा राज्यसभा में इसको पास किया गया,
उस दिन से आज दिन तक 3 साल हो गए, मुझे कोई 3 घटनाएं भी बताए अगर पथराव की हुई हो। 3 घटनाएं नहीं हुई, नहीं तो पूरा पूरा महीना पथराव चलता था। एक आर्टिकल 370-35A के वापस लेने से, रिपील करने से क्या फर्क पड़ता है। यही नहीं, लाखों मुस्लिम बहनें बार बार अपनी आवाज उठाती थी कि कभी परांठे में नमक ज्यादा पड़ गया तब जाके तलाक दे दिया, कभी कोई नलके में पानी बाल्टी में नहीं भरा तो तलाक दे दिया, कुछ और बोल दो तो तलाक दे दिया। तलाक 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 बोला और सड़क पर छोड़ दिया बीवी बच्चों के साथ। अधिकार उनको उनके नहीं मिल पाते थे। उनको ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने का काम भी दुनिया के बहुत सारे देशों ने किया जो मुस्लिम बाहुल देश है, लेकिन भारत में उनको ये यातनाएं सहनी पड़ती थी। वो ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने का काम भी किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मित्रों, आज हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं, क्या 1 साल पहले हम ऐसा कार्यक्रम कर सकते थे? 2020-21 की बात करूं, 21-22 की बात करूं, परिस्थितियां देश और दुनिया में ऐसी हो गई थी, ना जाने किसी को लगता था मैं कितने दिन और जीऊंगा। इतना असहाय कोई व्यक्ति शायद अपने आप को महसूस ना करता हो कि अपना दोस्त हो, परिजन हो, परिवार का व्यक्ति हो, अपने बेटे हो, माता पिता हो, उनको बेड भी चाहिए हो तो भी बहुत मुश्किल हो गई थी। घर से काम पर कैसे जाएं उसकी मुश्किल हो गई थी। कोविड ने ऐसी परिस्थितियां दुनिया में खड़ी की कि धन दौलत आपके पास कुछ भी होगी, लेकिन जान बचेगी न बचेगी किसी को पता नहीं चलता था। और 130 करोड़ के भारत के बारे में दुनिया की बड़ी बड़ी अखबारों ने ऐसा लिख दिया कि भारत में तो करोड़ों लोग मर जाएंगे। और उदाहरण दिया 1916 का कि उस समय कैसे भारत में उस समय भी आपदा आई थी और उस समय 6 करोड़ लोग आजादी से पहले उनकी मृत्यु हुई, और कहा इस बार तो और ज्यादा होगी। लेकिन आज भारत सिर उठाकर पूरी दुनिया भर में कह सकता है, पर कैपिटा अगर मृत्यु दर देखा जाए तो दुनिया में सबसे कम में भारत एक है, और इकलौता देश शायद जिसने एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनाने का काम भी किया। 130 करोड़ भारतीयों को मुफ्त में वैक्सीन लगाकर 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाने का काम भी किया। 200 करोड़ वैक्सीन तो मुफ्त में लगाई ही, दुनिया के लगभग 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन देने का काम भी भारत ने किया है। वही भारत जो आज से 7-8 साल पहले तक दुनिया भर से इंपोर्ट पर निर्भर करता था, आयात पर निर्भर करता था। 40-40 साल तक कोई ना कोई वैक्सीन इंपोर्ट ही हम करते थे, अपने यहां बनती तक नहीं थी। लेकिन उसी आपदा के समय आत्मनिर्भर भारत का नारा और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। और कई बार उस समय शायद देश के लोगों को लगता होगा, मीडिया के मित्र भी सवाल उठाते थे कि दुनिया आपदा से लड़ने की बात कर रहे हैं, आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। ये मित्रों इसलिए आवश्यक था, अगर हम इंपोर्ट पर निर्भर करते तो ना आपके पास मास्क होता, ना आपके पास पीपी किट होती, ना आपके पास वैक्सीन होता। मात्र 1 महीने के अंदर देश ने वो क्षमता खड़ी कर ली, जहां एक पीपी किट नहीं बनती थी वहां 10 लाख पीपी किट बनाने का काम किया। देश को भी किया और दुनिया भर को सप्लाई करने का काम भी किया। वैक्सीन दुनिया से नहीं ली, अपने वैज्ञानिकों को लगाकर, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को साथ में जोड़कर देश में बनाने का काम किया है। आज बहुत आसान लगता है, लेकिन अपने आप को 2 साल पहले ले जाइए, ये इतना आसान नहीं था। मैं उन मीटिंगों का हिस्सा रहा जब हर रोज सुबह आप लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी के घर पर जाता था। मैं, निर्मला सीतारमण जी, अमित शाह जी, तीनों की मीटिंग वहां पर होती कि क्या क्या परिस्थितियां हैं। गृह मंत्री जी अपनी बताते थे, फाइनेंशियल पैकेज कैसे बने, हम लोग उस पर चर्चा करते थे। और सबसे पहली योजना क्या आई? गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना। और कितना अन्न, दुनिया का कोई देश जो नहीं कर पाया,
प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में वो करने का काम किया। देश के 80 करोड़ गरीबों को एक महीना 2 महीना नहीं 28 महीने यानी कि लगभग 2.5 साल तक मुफ्त में अनाज देने का काम केंद्र की सरकार ने किया। शायद ही कहीं पर कोई ऐसा उदाहरण आया हो कि कहीं पर किसी की भूखमरी के कारण मृत्यु हुई हो। लगातार वो प्रयास जारी रहे। उस समय रिफॉर्म सबसे ज्यादा करने का काम किया। रिफॉर्म्स क्या लाए हम? कोल्स एंड माइंस के सेक्टर में उसको खोल दिया गया। स्पेस का सेक्टर जहां पर आप जाकर अपने गूगल मैप से लेके बाकी सब देखते हो, ये आज से अगर कुछ साल पहले खोल दिया होता तो शायद आपको केवल गूगल मैप्स या गूगल की ही ऑप्शन नहीं रहती, आपके पास बहुत सारी ऑप्शन देश के अंदर भी हो जाती। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर को खोला। दुनिया का सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला देश कौन है हथियारों का? भारत है। लेकिन मात्र 1.5 साल के अंदर हमने अपनी वो क्षमता खड़ी कर ली। अपना इंपोर्ट बिल तो हमने डिफेंस का कम किया ही, हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भी इस साल से करनी शुरू कर दी है। और अगले 5 से 10 साल के अंदर भारत दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक डिफेंस के क्षेत्र में भी होगा। यह भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। मित्रों, मैं बार बार इस बात को इसलिए कहता हूं कि हमें अपने पर विश्वास होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा ही नहीं है, हमें इसको जीना भी है, इसको साकार भी करना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है हम इसमें सफल होंगे। जब आप जैसे युवाओं की ओर मैं देखता हूं तो मैं वापस अपने आप को 2019 में ले जाता हूं। जब मैं पहली बार MOS फाइनेंस बनकर आया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वित्त मंत्री और मुझे दोनों को बुलाकर कहा कि देश के युवाओं में बहुत क्षमता है, हमें संभावनाएं खड़ी करनी है, इनको अवसर देने हैं ताकि ये स्टार्टअप्स के सेक्टर में अच्छा कर सकें, इनोवेशन के सेक्टर में अच्छा कर सकें। हमने क्या किया? हमने केवल उनके जो इश्यूज थे, टैक्सेशन से हो, फैक्ट्री क्लियरेंस के हो, फैक्ट्री इंस्पेक्टर के हो, ये 4-5 चीजें थी, हमने उसमें बदलाव लेकर आए। आज हर भारतीय को एक गर्व के साथ कहना चाहिए कि मात्र 5-6 वर्षों के अंदर भारत के 105 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ये दुनिया के शायद ही किसी देश ने ऐसे किया। और आपदा के समय जहां पर कंपनीज दुनिया भर में बंद हो रही थी, भारत के नौजवानों ने अपनी स्टार्टअप्स को वो ताकत दी कि आपदा के समय भी 55 कंपनियां स्टार्टअप से यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने में सफल हुई। ये भारत के युवाओं की ताकत है। उनको केवल एक अवसर की जरूरत है। जहां मौका मिले पॉलिसी में, हमने वो भी करने का अपनी ओर से प्रयास किया है। दूसरा, हमने 2014 में कहा था, और 2014 से पहले शायद आप में से बहुत सारे युवा तो वोटर भी नहीं थे, तो आपका उस समय शायद इतना ध्यान भी ना जाता हो कि उस समय चुनाव के मुद्दे क्या थे। उस समय देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। 2010 से 2014 का कालखंड देखेंगे तो लाखों करोड़ के घोटाले पूर्व की सरकारों में हुए। हमने एक ही बात कही थी, सुशासन युक्त सरकार देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त देंगे। एंड बीजेपी इज नोन फॉर देयर गुड गवर्नेंस मॉडल। और आज मैं यहां पर खड़ा होकर कह सकता हूं कि 2014 से 2022 तक इन 8 वर्षों में कोई नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर 8 रुपए के घोटाले का आरोप भी नहीं लगा पाया है। यह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले देश की संपत्ति ही कहीं और चली जाती थी। जीएसटी बहुत लंबे समय से मांग थी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 में हम लाए। आपदा से पहले भी कभी 1 लाख करोड़ रुपया महीने की कलेक्शन नहीं हुई, लेकिन जो रिफॉर्म्स के कदम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उठाए, आप पिछले 16 महीने का उठाकर देखिए, शायद ही कोई महीना ऐसा हो जहां पर 1 लाख करोड़ से कम की कलेक्शन हुई हो। पिछले महीने भी सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन जीएसटी की हुई।
1,48,000 करोड़ की, इससे पहले 1,63,000 करोड़ की भी हुई। तो अपने आप में दिखाता है कि जो रिफॉर्म्स हमने किए हैं और जिस तरह से गुड गवर्नेंस का मॉडल हम लेकर आए हैं, उससे राज्यों ने भी सहभागिता दी और लगातार टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है। पिछले साल में अगर आप टैक्स कलेक्शन देखेंगे तो जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो भी 7 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 11 लाख करोड़ हो गए और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत ठीक दिशा में चल रहा है। और दुनिया भर की एजेंसीज का जो बार बार रेटिंग्स निकालती हैं कि किन की जीडीपी ग्रोथ क्या है, आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि दुनिया भर की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कोई है तो आज हमारा भारत है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे प्रदीप जी पूछ रहे थे कि आपको क्या बदलाव दिखा पिछले कुछ वर्षों में। प्रदीप जी, जब मैं कई एमपीज का डेलीगेशन लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में जाता था तो उस समय मैं दुनिया के देशों में जाके ये नहीं कह सकता था कि भारत में ये खराबी है, ये खराबी है। वहाँ मैं भारत के प्रतिनिधि के रूप में जा रहा था, ऑपोजिशन लीडर के रूप में नहीं जाता था। तो मुझे वहाँ भारत का पक्ष रखना होता था और ये बड़ी चुनौती होती थी कि एक के बाद दूसरा स्कैम आता था। 2G, CWG, कोल स्कैम, अंतरिक्ष स्कैम, कितने ही स्कैम आते थे, अगस्ता वेस्टलैंड से लेके बाकी सारे। लेकिन भारत की छवि भी ठीक रखने की, भारत के प्रति लोगों का मोह भंग ना हो जाए, तो विश्वास कैसे दिलाना कि हम भारत की ओर आस कैसे लगा कर रखें। मैं तो कहता ही था, लेकिन दुनिया भर के जो नेता बाकी कहते थे वो भारत में बार बार अपना विश्वास प्रकट करते थे। तो मैं उनसे इनफॉर्मल वे में जब लंच या डिनर पे मिलते थे तब पूछता था कि आपको भारत में इतना विश्वास क्यों है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, दुनिया भर में 1/6 पॉपुलेशन भारत की है और भारत की 2/3 पॉपुलेशन जो है वो यूथ है, वो 35 साल से कम है। और दुनिया भर में इतनी बड़ी युवा शक्ति कहीं नहीं, और ये भारत की युवा शक्ति ही उसकी राष्ट्र शक्ति बनेगी और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाएगी। ये विश्वास दुनिया भर के लोगों को भी है। भारत के युवाओं को अपने आप में विश्वास होना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आपने अपने आप को राष्ट्र निर्माण में लगातार लगाया है और यही कारण है कि हमारा देश आगे भी बढ़ रहा है। मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगभग 34 वर्षों के बाद भारत में आई है। समग्र शिक्षा की हम बात करते हैं और ये होलिस्टिक अप्रोच हमने अपनाई, जिसमें शिक्षा के साथ साथ हम स्किल्स पर भी ध्यान दे रहे हैं, स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दे रहे हैं। इसी तरह से ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में भी, जहां दुनिया के बड़े बड़े देश क्योटो प्रोटोकॉल जो जापान में उन्होंने अनुबंध किया था, उन्होंने कहा था कि हम इसको पूरा करेंगे, उसको पूरा नहीं किया। COP21 पेरिस में जब हुई तब भी दुनिया के बड़े बड़े देशों ने मुंह मोड़ लिया था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व देने का काम किया और इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने का काम किया। उसका हेडक्वार्टर हिंदुस्तान में बना है और भारत ने जो वायदे किए थे वो कई साल पहले हमने अपनी उन सबको पूरा कर लिया जो हमने वहां पर वायदे किए थे। COP26 भी जब अब यूके में हुआ तब भी दुनिया भर के देशों के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी यानी कि भारत ने ही लीडरशिप देने का काम किया। कहाँ एक समय था भारत फॉलो करता था, आज भारत लीड करने का काम करता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये भारत के कुशल नेतृत्व के कारण हो पाया है। लेकिन कई बार जब मैं मुड़कर वापस 2014 में देखता हूं तो चुनाव से पहले बहुत सारे आरोप लगे। मणिशंकर अय्यर जी ने कहा, नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा। मजाक उड़ाया गया और यहां तक कह दिया इनकी मां तो बर्तन मांजती है, ये कहां से होगा। लेकिन मित्रों, इस देश की जनता और भारत का लोकतंत्र ऐसे महान नहीं है।
इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और आज नहीं, मैं आपको एक अनुरोध करूंगा, 14 अगस्त से हम लोग स्वराज धारावाहिक भी हम दूरदर्शन पर लेकर आ रहे हैं, डीडी नेशनल पर लेकर आ रहे हैं, जरूर देखिएगा। 14 अगस्त को रात को 9 बजे से। मैं इसलिए कहता हूं जरूर देखिएगा क्योंकि भारत के सांस्कृतिक धरोहर को और भारत के रिच कल्चर के साथ साथ आपको भारत के इतिहास को जानने का अवसर मिलेगा कि भारत के अन्य राज्यों में, अलग अलग राज्य, प्रिंसली स्टेट्स में उस समय भी पुरुषों को ही नहीं, महिलाओं को भी अधिकार दिए गए थे सत्ता में रहने के महारानी बन के। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उससे पहले भी इंग्लैंड जैसे देश में, जिसने हमारे ऊपर कई सालों तक शासन किया, उनमें भी वो अधिकार नहीं थे महिलाओं को वोटिंग के, लेकिन भारत में पहले दिन से वोटिंग का अधिकार था। हमारे यहां पर तो बहुत सारे राज्यों में 33% आरक्षण से लेकर 50% आरक्षण तक भी महिलाओं को पंचायती राज संस्थानों में दिया है। हम सबको अपनी ओर से प्रयास करना है कि हमारी भागीदारी हमारी उसमें सुनिश्चित हो। खेल की मैं बात यहां पर जरूर करूंगा। आजकल कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है? थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ही आवाज आई, इसका मतलब आधे लोग खेलों में विश्वास करते हैं, आधे नहीं करते हैं। जबरदस्त जीत है भारत की। हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन अब तक कॉमनवेल्थ खेल में किया है और मैं चाहता हूं हमारे वो सब मेडलिस्ट जिन्होंने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम भारत के लिए अब तक किया और 55 मेडल अब तक जीते हैं, उनको सबको आप सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से आप सबने यहाँ से खिलाड़ियों को अपना बधाई संदेश दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार भी प्रकट करता हूँ। मित्रों, ये ऐसे नहीं हुआ, इसके लिए लगातार हमने प्रयास किए हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना थी और इस स्कीम के अंतर्गत जो एलीट एथलीट्स हैं उनके ऊपर हम लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, इसका सारा खर्चा भी वहन करते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन, भागीदारी, इसका भी सारा खर्चा सहन करते हैं। और इसके अलावा आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस यानी कि जेब खर्च भी 6 लाख रुपया साल का खिलाड़ियों को देने का काम मोदी जी की सरकार करती है। अब खिलाड़ियों को केवल खेल पर ही ध्यान देना है, उनको बाकी चिंता नहीं करनी। खेलो इंडिया योजना हो, जिसके खेलो इंडिया गेम्स के अंतर्गत यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स की, और 15,000 से ज़्यादा हमारे खिलाड़ियों ने इसमें इस साल भाग लिया। 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे, जिनमें से 11 नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने का काम भारत की बेटियों ने किया है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा अवसर क्या होगा कि जहां हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, भारत की राष्ट्रपति कोई और नहीं, एक ट्राइबल महिला को बनने का अवसर मिला है। ये दुनिया भर में बहुत बड़ा संदेश गया, बहुत बड़ा संदेश है। उन्होंने अपने पति को, अपने दोनों बेटों को खोया है एक्सीडेंट में, उसके बावजूद लगातार देश की सेवा करती रही, लेकिन उनको अपमानित करने का भी कोई मौका कांग्रेस ने नहीं छोड़ा। जिस तरह का वहां पे बयान दिया गया, जिस तरह से राष्ट्रपति जी को अपशब्द कहे गए, न केवल उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई गई, एक महिला का अपमान करने का काम भी किया। उस पर भी सोनिया गांधी जी ने तो क्या माफी मांगनी थी, अपने नेता से भी माफी मांगने के लिए नहीं कहा। कहती तो प्रियंका जी भी चुनाव में जाकर थी, महिला हूं, महिलाओं के लिए लड़ सकती हूं, लेकिन उनके भी 2 शब्द नहीं निकले जब राष्ट्रपति जी का अपमान किया गया। जिन लोगों ने वर्षों वर्षों तक अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के नाम पर वोट ही बटोरे हैं, लेकिन उनको अधिकार देने का काम नहीं किया है, वो पचा ही नहीं पाए
कि एक आदिवासी महिला कैसे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। और मैं यही नहीं कहना चाहता, हमने जो कहा वो करके दिखाया है। मोदी जी ने सदा कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अगर हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना लाए तो 45 करोड़ बैंक खाते 2 साल में खोल कर दिए जो 70 साल में नहीं हुए। हमने हर घर को बिजली देने की बात कही जो 70 साल में नहीं हुआ। हर गांव हर घर को बिजली देने का काम कर दिया। 70 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब देने का काम किया ताकि बिजली की खपत भी कम हो। हर घर को नल से जल देने का काम कर रहे हैं। 9 करोड़ लोगों को दे दिया जो 70 साल में हुआ तो हमने 2 साल में करने का काम किया है। यही नहीं, रसोई गैस का सिलेंडर 12 करोड़ बहनों को देने का काम किया जो कल तक लकड़ी जलाती थी, आज रसोई गैस का सिलेंडर इस्तेमाल करती है। गरीब और अमीर के बीच में खाई को कम करने का प्रयास किया है। कल तक अमीर के पास रसोई गैस का सिलेंडर होता था, बैंक का खाता होता था, उसके पास पानी का नलका से लेकर बाकी सुविधाएं होती थी। देश की राजधानी दिल्ली में भी कई इलाके आज तक ऐसे हैं जहां पर टैंकर से पानी आज भी दिया जाता है। और जो लोग सत्ता से 8 साल में दिल्ली में राज कर रहे हैं, दिल्ली राज्य में, वो पानी देना तो और पानी के टैंकरों में भी घोटाले करते हैं। पानी की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने शराब में 144 करोड़ का घोटाला वहां पे भी करने का काम केजरीवाल की सरकार ने किया है। यह अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आपकी पॉलिसीज कहां पर हैं। मैं युवाओं से सब बातें इसलिए सामने रख रहा हूं कि कई बार हम लोगों के आसपास बहुत कुछ घटता है लेकिन हम देखते नहीं, नजरअंदाज करते हैं। नजरअंदाज करके कुछ नहीं होगा, हमें ध्यान रखना है, नहीं तो हम फिर पिछड़ते जाएंगे। अवसर मिला है देश को आगे बढ़ाने का, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब लोग अपना योगदान अवश्य देंगे। और मैं फिर एक बार कहता हूं, देश के उन अनसंग हीरोज के बारे में जरूर बात करें। आप अपने ही शहर में, दिल्ली में रहते तो यहां पर, दिल्ली से बाहर रहते हैं तो वहां पर, आपके अपने मोहल्ले में, गांव में, आपकी पंचायत में, आपके वार्ड में, आपकी बिल्डिंग में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आजादी से पहले का कि आप उसके साथ जाके समय बिताना चाहेंगे? उस समय क्या हुआ उसको जानना चाहेंगे? कोई ऐसे अनसंग हीरो जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई हो आजादी के, क्या आप उसको अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर करना चाहेंगे? लेट अस रिकॉग्नाइज देम, लेट अस ऑनर देम, लेट अस रिमेंबर देम फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल। ये इसलिए जरूरी है कि जो देश अपने इतिहास को भुला देता है वो अपने आप इतिहास बन जाता है। तो समाज को कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने उन लोगों का जिन्होंने अपना बलिदान दिया आप उनको भूल जाएं। हम उनको भी याद करें, उनके बलिदान को भी याद करें और ये भी प्रण लें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मनाएंगे, इस साल ये प्रण भी लेंगे कि अमृत काल में, यानी कि अगले 25 वर्षों में, जब देश अगले 25 वर्ष का सफर तय करेगा तो शताब्दी वर्ष जब हमारा आएगा, आप उस समय अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ कहेंगे पिछले 25 वर्षों में आपने राष्ट्र निर्माण में ये भूमिका निभाई है, इसलिए देश इस क्षेत्र में आगे बढ़ा है। आपको भूमिका निभानी होगी, कुछ ना कुछ योगदान देना होगा। मैं इसलिए मित्रों ये कह रहा हूं, 2 मिनट और लूंगा आपके। मैं सांसद हूं, मैं चाहूं तो सरकारी योजनाओं पर ही काम करूं, लेकिन मैं किसी न किसी संस्था को पकड़कर अपने विचार देता हूं। मैंने एक संस्था को कहा कि 14 अप्रैल 2018 को कि पहाड़ी राज्य क्यों ना हम लोग गांव-गांव में एम्बुलेंस भेज के एक चलता फिरता अस्पताल शुरू करें। डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन और दवाइयां हमने उनको दी और उस पे 3 गाड़ी के साथ हमने शुरू किया था। पिछले 3 सालों में हमने उसको 17 गाड़ियों तक पहुंचा दिया। अब गांव के लोगों को शहर में अपना टेस्ट करवाने नहीं जाना पड़ता, 40 टेस्ट उनके मौके पर ही होते हैं। 2 घंटे के अंदर उनको रिपोर्ट, दवाई और मुफ्त में इलाज मिल जाता है। 7 लाख लोगों को अब तक हम लोग मुफ्त में इलाज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में कर चुके हैं। और
इस साल हमने वो गाड़ियां बढ़ाकर अब 32 कर दी हैं, 17 से बढ़ाकर 32 कर दी। देश में कोई सांसद नहीं कर पाया। दूसरा, सांसद खेल महाकुंभ, ताकि खिलाड़ी बनने का अवसर मिले। मैं हर साल करवाता हूं, 65,000 से 70,000 नौजवान उसमें भाग लेते हैं। 50 लाख रुपए तक का नकद इनाम मिलता है और उसमें से बहुत सारे खिलाड़ी अलग अलग टीम्स में पिक होने शुरू हो गए। अगर हर सांसद ये भूमिका निभाए, हर विधायक निभाए, हर प्रतिनिधि निभाए, तो अलग अलग क्षेत्रों में एक स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट खड़ा होगा। फिट इंडिया मूवमेंट हमने खड़ी करनी शुरू की। फिट इंडिया फ्रीडम रन में 9 करोड़ लोगों ने देश में भागने का काम किया। हमने साइकिल चलवाने का, साइकिलिंग डे पर काम किया। 750 स्थानों पर वो हुआ। देश में एक नया वातावरण फिटनेस को लेकर, खेलों को लेकर खड़ा हो रहा है। हम लोग क्या अपनी भागीदारी उसमें देंगे? फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, इसी मूल मंत्र के साथ भी अगर आप काम करेंगे, आधा घंटा भी फिटनेस पर ध्यान देंगे, तो मेंटली और फिजिकली आप फिट रह सकते हैं। मित्रों, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर आप अच्छा कर सकते हैं। आप ही की तरह स्टूडेंट्स जो मेरे यहाँ पर स्कूलों में 10वीं 12वीं कक्षा में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको सांसद भारत दर्शन योजना में भेजता हूँ ताकि देश को भी देखें, एजुकेशन मिले, एक्सपोजर मिले। और उसमें हमने क्या किया है, उनको हवाई जहाज से लेकर आते हैं, भारत की संसद देखते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, फिल्म स्टार से लेकर साइंटिस्ट से मिलते हैं, जो कल तक केवल इंजीनियर, डॉक्टर या प्रोफेसर बनना चाहते थे, आज उनके पास 20 अलग अलग तरह की संभावनाएं खड़ी होती हैं। वो गांव में रहने वाला बच्चा जिसने अपने राज्य के 3 जिले नहीं देखे थे, वो देश के कम से कम 3 राज्यों को देखकर ऐसे 30-35 लोगों से मिलकर वापस आता है। आप कल्पना कीजिए, गरीब के बच्चे को देश देखने का अवसर भी हम अपने आप एक सांसद के रूप में मैं अपने संसदीय क्षेत्र में देता हूं। तो छोटे छोटे अनूठे प्रयास हैं। और जब मैं छोटा था, छोटा मीन्स 25 साल की उम्र थी, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना, तो बहुत सारे लोगों ने, मीडिया ने ही टिप्पणी की कि 50 साल में तो हिमाचल क्रिकेट का कुछ नहीं हुआ, 25 साल का नौजवान क्या करेगा। और मैंने उसको चुनौती के रूप में लिया था। और मैंने अपने पहले 5 साल के, जब मैं क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना, जब मैं अध्यक्ष बना तो मुझे विरासत में 7 प्लास्टिक की कुर्सियां, 1 टाइपराइटर, 1 मेज, 1 अलमारी और 2 रजिस्टर मिले थे, जिसमें 50 साल का मिनट्स ऑफ मीटिंग थे। लेकिन चुनौती ली अगले 5 सालों में, हिमाचल में 5 स्टेडियम बनाए, जिनमें से एक धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है, जो आज दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम गिना जाता है। तो देश का युवा चाहे कुछ भी कर सकता है, चुनौती को अवसर में बदलने का काम करना है। और भारत में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस दिशा में काम करने की शुरुआत की है। आज़ादी के अमृत महोत्सव हमें एक अवसर के रूप में लेना चाहिए, दुनिया भर की चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और एक प्रण लेकर जाना चाहिए कि इस अमृत काल में हम वो योगदान देंगे कि भारत को एक बार फिर महान बनाने की दिशा में ले जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि मेरे जाने से पहले अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते, नहीं तो ये होगा मीडिया का कार्यक्रम था, एक तरफा भाषण देके चला गया। सर एक सवाल पूछना चाहूँगा। पूछ सकते हैं जिसको पूछना। अगर राष्ट्रीय जी की अनुमति हो तो मैं सर एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपको सर आवाज किस दिशा में आ रही है? आकाशवाणी लगती है सर। आप ऑल इंडिया रेडियो को क्या कहा जाता है? आकाशवाणी। तो लगता है आकाश से वाणी आ रही है। इसके युवाओं का प्रतिनिधि आपको मानते हैं सर, तो इस संदर्भ में एक सवाल है कि जो 2047 यानी आज से 25 साल बाद जब हम आज़ादी के 100 साल पूरे करेंगे, तो हमारी पॉपुलेशन, देश की पॉपुलेशन 50% पॉपुलेशन जो है वो 25 साल और उससे कम होगी। तो क्या हम लोगों का युवाओं को लेके क्या अलग विजन, सरकार का अलग विजन है कि युवाओं पे खास जोर रहेगा? निश्चित तौर पर नेशनल यूथ पॉलिसी हम लोग लेकर आ रहे हैं। हमने सबके कमेंट्स भी मांगे, 15 जुलाई तक सब लोगों ने अपने कमेंट्स दिए भी हैं और 1050 से ज़्यादा इस पर कमेंट्स आए हैं। सबके सुझाव लेने के बाद हम उसको अमली जामा पहना रहे हैं और उसमें युवाओं की भूमिका, एजुकेशन, स्किल्स, स्पोर्ट्स से लेके बाकी सब क्षेत्रों में क्या हो, राष्ट्र निर्माण में क्या हो, कैसे आप योगदान कर सकते, उसमें जरूर होगा। कोविड के समय भी
भारत के युवाओं ने मास्क बनाने से मास्क वितरण, गरीबों को अनाज देने से लेकर वैक्सीन के बारे में जागरूकता, आरोग्य सेतु ऐप से कोविन ऐप की अगर किसी ने देने का सबसे बड़ा काम किया है तो भारत के युवाओं ने ही किया है, और आगे भी भारत के युवाओं की भूमिका और बढ़ेगी। सर, मैं सोमेश चौधरी, जागो गांव एनजीओ से। सर, अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और आप खेलकूद मंत्रालय से भी हैं। मेरा सवाल है सर कि संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन में पंचायती राज को जो 29 विषय दिया गया था उसमें खेलकूद नहीं है। तो मैं कहूँगा कि अमृत महोत्सव आ रहा है और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ से पंचायती राज मंत्री भी और आप भी वहाँ आए, तो मेरा सुझाव है कि इस बार खेलकूद को ग्राम सभा के सशक्तिकरण के लिए हिस्सा बनाए, ताकि गांव डिसाइड कर सके कि उसका खेल कौन सा आगे बढ़ेगा। हर गांव कहीं कुश्ती, कहीं कबड्डी, कहीं अलग अलग चीज होता है। तो मेरा यही सुझाव है सर, इस पर आप, चूंकि आप आगे काम करते हैं। आपका सवाल भी अच्छा है, सुझाव भी बहुत अच्छा है। मैं इस पे इसलिए कहना चाहता हूँ, हर गांव अपना खेल मैदान बना सकता है, अपनी बिल्डिंग। मैं छोटा सा उसके उदाहरण आपको दे सकता हूँ। अगर आप चाहें तो 15वें वित्त आयोग के पैसे का इस्तेमाल उस पर कीजिए। मनरेगा भी आपको उसमें अवसर देता है 60% मैन पावर यानी कि लेबर पर, 40% मटेरियल पर पैसा खर्च करना है। आपका सांसद, विधायक वो अपनी विधायक निधि या सांसद निधि से पैसे देते हैं, तो कन्वर्जेंस में उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है और इन सब से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, आधारभूत ढांचा बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या चाहिए? 20 मीटर बाय 40 मीटर का इंडोर स्टेडियम चाहिए, तो जो उसका फर्श बनेगा आप मनरेगा में आसानी से बना सकते हैं। सांसद विधायक की निधि से आप शीट्स और जो बाकी शेड बनना है उसका पैसा ले सकते हैं। इनफैक्ट शेड का पैसा भी आप मनरेगा से भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसमें लिमिटेशन है कि मटेरियल का पैसा कितना होगा। तो कन्वर्जेंस में आपको सांसद विधायक का पैसा ले लेंगे तो आपको उसका भी लाभ मिलेगा, नहीं तो 15 वित्त आयोग का पैसा लेंगे तो हम देश भर के हर पंचायत, हर ब्लॉक में खेलों का आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ कर सकते हैं। इससे खेलकूद को भी बढ़ावा मिलेगा और खिलाड़ियों को भी बल मिलेगा। मैं डॉक्टर करमराज सिंह हूँ, आई एम फ्रॉम वाराणसी। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। पैरा ओलंपिक्स के बारे में, जो हमारे दिव्यांग हैं जो ओलंपिक्स में पार्ट लेते हैं, उनके लिए आपका विज़न क्या है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं जो दिव्यांग होते हैं, जिनका हम लोग बनारस में इलाज करते हैं, उसके लिए विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं। तो सरकार की ओर से क्या ऐसे केंद्र हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि पैरा ओलंपिक्स के लिए भी कुछ ऐसा उत्साह वर्धन हो और विकास हो? सर, पैरालंपिक्स 2020 की जो ओलंपिक्स होनी थी टोक्यो ओलंपिक्स में, अगर आप देखिए रियो ओलंपिक्स 2016 में हुई, उसमें भारत का 19 मेंबर्स का कंटिंजेंट पैरालंपिक्स में गया था। लेकिन टोक्यो पैरालंपिक्स में आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट भी गया और 19 मेडल जीतने का काम हमारे पैरालंपियंस ने उसमें किया था। ये हमने जो सुविधाएं बढ़ाई उसके कारण हुआ। दूसरा, पहले जो ओलंपिक्स वालों को पैसे मिलते थे उससे कम पैरालंपिक्स वालों को मिलते थे। हमने रिवॉर्ड मनी भी बराबरी पर कर दी है, जो ओलंपियंस को मिलती है वही पैरालंपियंस को भी मिलती है। ये भी हमने बड़ा बदलाव करने का काम किया। उनके प्रशिक्षण के लिए हमने कोचेस की नियुक्ति भी की और उनके खिलाड़ियों को भी देश और विदेश में खेलने जाना तो उसका सारा खर्चा भारत सरकार उठाती है। इसी तरह से ही उनके लिए स्टेडियम्स और बने, तो अभी भोपाल में भी लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से अलग बन रहा है और यूपी में भी अलग जगह पे उसके लिए सुविधाएं बन रही, देश के अलग अलग कोनों में बना रहे हैं हम लोग। सर, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल की युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा मोबाइल में बिजी रहती है। ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे बच्चे मोबाइल छोड़कर मैदान की तरफ ज़्यादा रुख कर सकें? पहले तो फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। तो फिजिकल एक्टिविटी एक ये हो गई। दूसरा, बहुत तेजी के साथ समय बदल रहा है। आज की युवा जनरेशन, बहुत सारे लोग हैं जो फिजिकली पेपर नहीं देखते लेकिन अपने मोबाइल फ़ोन पर भी न्यूज़ पढ़ते हैं। लेकिन सही खबर क्या है, गलत खबर क्या है, ये भी फैक्ट चेक आप PIBN के
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो भारत सरकार का है, वहाँ पर भी डाल के चेक कर सकते हैं वो खबर सही है कि नहीं है। और कौन सी एक्टिविटी आप करना चाहते हो बताइए, आप भी पूछ लीजिए। अभी सर मैं गया था हिमाचल, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी लोकल से बात की सर। तो हुआ ये कि कोविड के दौरान टूरिस्ट तो जा नहीं रहे थे, सब तमाम सारी चीज़ें, बट अब धीरे धीरे चीज़ें फ्लोरिश हो रही हैं। द मैटर इज़ डेट कि सर जो धर्मशाला स्टेडियम है उसमें जो IPLs के जो मैच हो रहे हैं, मैच नहीं होते हैं, साल में एक आध मैच वहाँ हो जाता है। तो सर मैं आपसे यही आग्रह करूँगा, क्योंकि अगर वहाँ मैच होंगे तो लोगों का आना जाना होगा और इससे वहाँ की इकोनॉमी भी रिवाइव करेगी, एक नया इकोसिस्टम जनरेट होगा। तो आपको धर्मशाला वापस आने के लिए IPL का बहाना है? नहीं बहाना नहीं सर, मतलब लोकल मैच भी अगर वहाँ कराए जाए तो सर ये काफ़ी अच्छा मैसेज जाएगा। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वहाँ पर इस साल ही T20 के 2 मैचेस हुए, इंडिया और श्रीलंका के, और आगे भी होंगे। ये BCCI को करना है और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ को करना है। इसमें खेल मंत्रालय की सीधी तौर पे कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि वो स्टेडियम मैंने खुद अपनी छोटी उम्र में 26-27 साल की उम्र में बनाया है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का अध्यक्ष होने के नाते तो मेरा स्वयं दिल करता है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हो। हम प्रयास करेंगे मैचेस हो और स्थानीय लोगों को आय के साधन भी मिले। अगर आप 2005 की मैं बात करूं तब और 2022 में धर्मशाला का अंतर देखेंगे। एक स्टेडियम के आने से पूरी इकोनॉमी कैसे बदलती है उसका एक रोल मॉडल के रूप में धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है। वहाँ एक फ़्लाइट नहीं आती थी, आज 6 फ्लाइट्स आती हैं। वहाँ एक 5 स्टार होटल नहीं था, आज 5 से ज़्यादा हैं और सैकड़ों होटल्स और बन गए हैं। तो ये भी एक तरह से आप लोगों के लिए उदाहरण है कि लोकल इकोनॉमी कैसे खड़ी होती है, क्योंकि टीवी पे केवल मैच दिखता नहीं, वो वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के कल्चर को भी दिखाता है, तो लोग अट्रैक्ट होते थे। तो हम चाहेंगे कि और मैचेस वहाँ पर हो। आपका सुझाव अच्छा है, धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत माननीय मंत्री जी, और जो अपने घर पे तिरंगा झंडा फहराने वाला मेरे साथ जरा नारा लगा देंगे, भारत माता की जय। सभागार में बैठे जितने भी लोग हैं, शायद एक सेकंड, भारत माता की। अब ये तो पता नहीं आवाज किसने लगाई किसने नहीं लगाई, जिसका हाथ खड़ा होगा तो पता चलेगा भारत माता की जय की। भारत माता की जय। जिसका आधा हाथ खड़ा वो आधा अधूरा है। जिसको ईश्वर ने एक हाथ दिया वो एक ही खड़ा करे, जिसको 2 दिए वो दोनों खड़े करेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी माननीय मंत्री जी। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर क्विट टू फिट का जो ये सफ़र आपने हमारे सामने रखा है, वो जाहिर सी बात है कि इतिहास से लेकर वर्तमान से गुजरते हुए भविष्य को साकार होते हुए देखने जैसा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। और मंत्री जी ने जो बात आप सबों के सामने रखी, वो बात केवल बात नहीं है बल्कि मुकम्मल बयान है जो हमारे भविष्य की रूपरेखा को खींच रहा है, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, या सरकार के द्वारा किए गए तमाम काम का हो। हालांकि सियासत में वो दिन भी बहुत जल्द आए जब पक्ष विपक्ष का ये झगड़ा ख़त्म हो जाए और हम जनता की हित की बात जिस तरह से सरकार सोच रही है वो बात चलती रहे। तमाम अवॉर्डीज से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अब इस सेशन का समापन हो रहा है और मंत्री जी से भी आग्रह है कि वो हमारे जो अवॉर्डीज़ हैं, जो जूरी ने चुने हैं, बहुत ही एक विश्वसनीय जूरी थी जिसमें कई पद्म अवॉर्डीज़ भी रहे और उन्होंने इन तमाम लोगों को चुना है। तो एक फ़ोटो सेशन
कहते हैं यादगार लम्हों में जब अगर पीछे पलट कर देखना हो तो अपनी तस्वीर को देख लेना चाहिए। और ये यादगार लम्हे जिस तरह से कैद हो रहे हैं, जब भी स्वदेश कॉन्क्लेव 2022 की बात आएगी तो हमेशा ये यादें आपके जहन में ताज़ा रहें।